Students, I welcome you all once again to my education channel from Avi Education Hub. And in this video, we are going to continue this chapter, the freedom struggle in princely India. This is chapter 28, and before this, I would say if you are new to the channel, then definitely you should subscribe this channel, because on this channel I am providing all the important material related to civil services exam. सारी जितने भी इम्पोर्टेंट बुक्स है सच एज लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत को मैंने यहाँ पे कवर ऑलरेडी कर रखा है, इंडियन पॉलिटी वाली सीरीज में आपको मिल जाएगा। एंड आपको फिर मिलेगा इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज है जिसका बेसिस रमेश सिंह के बुक से लिया गया है। ये दोनों बुक को मैंने काफ़ी छोटा कर दिया है एंड बिना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लूज किए हुए सारे इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके छोटे तौर में जल्दी से जल्दी समझाने के लिए आपको, और होलिस्टिक अप्रोच में, ताकि आपको ऐसा भी ना लगे कि आपका कुछ छूट रहा है एंड आपका काम हो जाए बेसिकली प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। इकोनॉमी वाले सीरीज में एंड पॉलिटी वाले सीरीज में मैं एक चीज़ कहूँगा कि करंट आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज करंट डेली अपडेट होते हैं, बट जो लेटेस्ट एडिशंस हैं मैंने यहाँ पे कवर कर दिए। तो बेसिक आपका यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पॉलिटी के पूरी बल्क पढ़ने की आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत है। ये भी सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री की जो है, ये बिपिन चंद्रा के इंडिया स्ट्रगल ऑन इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बुक पे बेसिस है, और ये 28वां चैप्टर इसका पार्ट 2 में कवर करने वाला हूँ। तो जहाँ तक पार्ट 1 की बात है ऑलरेडी मैंने कवर किया है एंड यहाँ पे पार्ट 2 है, तो मैं ये कहूँगा कि पार्ट 1 जरूर देखना, वरना ये समझ में नहीं आया। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है प्रिंसली इंडिया में, राजकोट में जो था वो कैसे फेल हो गया था, और यहाँ पे आगे चल के हैदराबाद में कैसे इंटीग्रेशन किया गया, हैदराबाद को इंडियन टेरिटरी में इसको मिलाया गया, कैसे आर्मी ने अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फाइनली निजाम को सरेंडर करना पड़ा। तो सारी बातें जानेंगे। बहुत ही अच्छा ये क्लास होने वाला है, तो डेफिनेटली लास्ट तक आपको देखना चाहिए। चैनल को नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मार्च 7 को। अब इससे पहले की कहानी ये थी कि मैं थोड़ा सा पीछे में आपको बता दूँ ताकि आपको कंटिन्यूटी मिलती रहे। तो आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गांधी जी फास्ट पे बैठ गए थे, कि कैसे भी बात माने, जो राजकोट की जो अथॉरिटी थी उस समय, जो प्रिंस थे, वो कैसे बात मनवाने के लिए गांधी जी ने फास्ट रखा था। लेकिन वो फास्ट इनफैक्ट वो स्टार्ट तो कर दिया गांधी जी ने, लेकिन वायसराय जो थे उस समय के, वायसराय जो ब्रिटिश इंडिया के थे, उनके ऊपर प्रेशर आया। प्रेशर इस बात की बिकॉज गांधी की एज ऑलरेडी ज़्यादा थी एंड वायसराय नहीं चाहता था कि ये फिर मुद्दा बने, क्रिएट हो कोई मुद्दा, और इस मूवमेंट को फर्दर हवा नहीं देना चाहता था वायसराय। तो वायसराय ने सजेस्ट किया कि ठीक है, आर्बिट्रेशन होना चाहिए। आर्बिट्रेशन के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर मॉरिस गोयर थे उस समय, उनको बोला गया कि ठीक है आप आर्बिट्रेशन कीजिए इस मुद्दे में। एंड गांधी जी, इसके बेसिस पे गांधी जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द चीफ जस्टिस अवार्ड, तो चीफ जस्टिस ने जो आर्बिट्रेशन किया उसमें उसने स्टडी की, उस मुद्दे को जाना, देखा, उसके बाद अवार्ड दिया उसने। अवार्ड मतलब कि अपना वर्डिक्ट सुनाया एंड इट वाज अनाउंस्ड ऑन 3 अप्रैल 1939 एंड ही विंडिकेटेड द सरदार पोजीशन। मतलब कि सरदार का पोजीशन जो था कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग कमेटी में चुनेंगे और वही बंदे होंगे उस कमेटी के मेंबर, उसको एक्चुअली निगलेक्ट कर दिया गया था ठाकुर के द्वारा। एंड फाइनली इसको चीफ जस्टिस ने इसको बोला कि नहीं, सरदार का पोजीशन सही है और ये इसके हिसाब से काम होनी चाहिए। आगे बढ़ते, वीरावाला जो था, जो कि कंटिन्यूअसली, वीरावाला कौन था, वीरावाला बेसिकली ठाकुर के आड़ में यही एक्चुअली शासन कर रहा था। ठीक है, वीरावाला इसका नाम था। वीरावाला ने कहा कि नहीं, हम जो बोला था हमने कि इसमें राजपूत का जगह नहीं है, आपने जो लिस्ट दिया उसमें राजपूत का नाम नहीं है, मुस्लिम का नाम नहीं है, डिप्रेस्ड क्लास का नाम नहीं है। ये बेसिकली इसलिए कर रहा था कि डिले किया जाए और नहीं दिया जाए इनको, कैसे भी करके इनका जो लिस्ट है उसको रिजेक्ट कर दिया जाए। तो एक बहाना था कि राजपूत का नाम नहीं है, मुस्लिम का नहीं है, डिप्रेस्ड क्लास का नहीं है, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इस बहाने के हिसाब से ये लगातार बोल रहा था कि नहीं, हम लोग जो भी जो सरदार पटेल की जो लिस्ट है उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या हुआ, राजपूत एंड मुस्लिम, इनफैक्ट द मोहम्मद अली जिन्ना एंड अम्बेडकर भी डिमांड करने लगे कि नहीं, ये सही कह रहा है,
और इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने और अम्बेडकर ने तो ये भी कहा कि सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम्स एंड डिप्रेस्ड क्लास के लिए। डिप्रेस्ड क्लास के लिए लड़ते थे अम्बेडकर और जिन्ना लड़ते थे मुस्लिम के लिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, चुनाव करो, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन इनको देना चाहिए मुस्लिम को, मतलब मुस्लिम का जो सीट चुना जाएगा उसको चुनने के लिए मुस्लिम वोटर ही वोट करेंगे, सेपरेट जिसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसके लिए इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी एक्चुअली इस मूवमेंट को सक्सेस नहीं करा पाए। गांधी ने इंटरफियर किया राजकोट मूवमेंट में, लेकिन ही हिमसेल्फ वाज फेलियर, यहाँ पे फेल हो गए वो राजकोट को इंटीग्रेट कराने में, ठीक है। राजकोट में सुधार जो लाने थे, रिफॉर्म लाने थे, वो उसमें फेल हो गए गांधी जी। एंड इन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने बहुत ट्राई किया बट वी कुड नॉट चेंज द हार्ट, ठीक है, कुड नॉट चेंज द हार्ट। एंड इस बात को वो एक्सेप्ट करके गांधी जी अगेन रिटर्न टू द ब्रिटिश इंडिया फॉर द नेशनल मूवमेंट। गांधी ने यहीं पे इसको छोड़ दिया और नेशनल मूवमेंट में चले गए। तो राजकोट में सफलता नहीं मिली। तो क्या मिला राजकोट में? सो द स्ट्रगल ऑफ राजकोट along with others of his time facilitated the process of integration of the state। इससे क्या है, लोगों में एक जागरूकता ये है कि भाई ऐसा हो सकता है कि हमने जो स्ट्रगल किया, चलो ठीक, कोई बात नहीं, फेल हो गए, लेकिन बाद में यही जो राजकोट का मूवमेंट था ये एक बेसिस की तरह बना। जब इंडिया आज़ाद हुआ और स्टेट्स का जो इंटीग्रेशन हुआ तो राजकोट का इंटीग्रेशन बड़े आसानी से हो गया, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे ग्राउंड क्रिएटेड था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। हैदराबाद का एग्जाम्पल लेते हैं। हैदराबाद अगेन निजाम के द्वारा रूल किया जाने वाला ये एरिया था, काफ़ी बड़ा था। इसमें बहुत इसमें देखो मराठी स्पीकिंग लोग थे जो कि 28% थे, कन्नड़ा स्पीकिंग लोग थे जो कि 22% थे, ठीक है। एंड तेलुगु स्पीकिंग यहाँ पे 50%, तो सबसे ज़्यादा तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग थे। अपार्ट फ्रॉम देम मराठी स्पीकिंग भी थे और कन्नड़ा स्पीकिंग भी थे। तो बहुत बड़ा ये एरिया था हैदराबाद उस समय। इट वॉज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट एंड निजाम के द्वारा डोमिनेट किया जा रहा था। तो यहाँ पे क्या दिक्कतें थी? दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी। उस्मान अली खान उस समय के निजाम थे, 1911 से 1948 तक के निजाम कौन थे? तो उस्मान अली खान। तो ये आपने नाम सुना होगा उस्मानिया यूनिवर्सिटी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो इनके नाम पे सेट की गई थी, इनके दौरान ही सेट की गई थी और ये आज भी काम करती है। आज भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लोग ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सर्फ खास एक ऐसा एरिया हुआ करता था जो कि निजाम का ओन स्टेट हुआ करता था, इनके खुद के लैंड्स वगैरह ओन स्टेट हुआ करते थे, जिसपे टोटल रेवेन्यू का लगभग 10% खर्चा होता था। तो ये बहुत ज़्यादा खर्चा था। मान लीजिए 100 रुपये हैदराबाद के रेवेन्यू में है तो उसमें से 10 रुपये तो खर्च इस निजाम के ओन स्टेट पे हो जाता था। तो ये एक मुद्दा था। लोग गरीब से गरीब होते जाते थे, बद से बदतर उनकी स्थिति होती जा रही थी, लेकिन निजाम अपनी अय्याशी नहीं छोड़ रहा था, ठीक है। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लाइक 30% ऑफ द स्टेट एरिया वाज हेल्ड एज जागीर। तो जो जितने भी एरिया थे हैदराबाद में उसमें से 30% एरिया ऐसा था जिसमें जागीरदारी सिस्टम टाइप चल रही थी, मतलब उसको जागीरों को दे दिया गया था। उससे जो आम आदमी थे उनको कोई फायदा ज़्यादा होता नहीं था। इलीगल लेवीज ली जाती थी लोगों से, एग्जैक्शन एंड फोर्स लेबर भी करवाया जाता था। फोर्स लेबर को वेटी कहा जाता है, वेटी कहा जाता था उस समय में। तो ये क्वेश्चन बन सकता था, व्हाट वाज वेटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, आप ऐसे अंग्रेजों के शासन के दौरान, या फिर ऐसा होता प्रिंसली स्टेट में बेटी क्या था? बेटी क्या था? तो बेटी वाज ए फोर्स लेबर, फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हिंदू पॉपुलेशन यहाँ पे था और हिंदुओं को एक्चुअली काफ़ी सेपरेशन झेलना पड़ता था, राइट फ्रॉम द कल्चरल पर्सपेक्टिव एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव, दोनों पर्सपेक्टिव में सेपरेशन यहाँ पे हिंदुओं को झेलना पड़ता था। इनफैक्ट उर्दू को कोर्ट लैंग्वेज बनाया गया था निजाम के द्वारा हैदराबाद का, एंड सेटिंग अप ऑफ द उस्मानिया यूनिवर्सिटी टू प्रमोट द उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्यों बनी थी? उर्दू को प्रमोट करने के लिए। हालांकि आज की डेट में ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, साउथ में एक अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है उस्मानिया यूनिवर्सिटी। बहुत सारे कोर्स ये ऑफर करती है, लोग ग्रेजुएट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस समय इसका सेटअप उर्दू के लिए हुआ था, प्रमोट करने के लिए। मुस्लिम्स गिवन लार्ज शेयर ऑफ द जॉब्स। तो ये भी दिक्कतें थी यहाँ पे, जॉब जो भी मैक्सिमम जॉब जो था वो मुस्लिम, यही नहीं मुस्लिम को बड़े पोस्टों पे ज़्यादा बिठाया जाता था, छोटे और मुस्लिम के अलावा को बड़े पोस्टों पे नहीं बिठाया जाता था। आर्य समाज मूवमेंट भी चल रहा था उसी दौरान। ये आर्य समाज मूवमेंट एक्चुअली
जो मूवमेंट था वो ये कम्युनल टाइप का, एक्चुअली मुस्लिमों के अगेंस्ट में लोग चला रहे थे एंड इस मूवमेंट को सप्रेस भी कर दिया गया हैदराबाद के द्वारा, बिकॉज हैदराबाद एक मुस्लिम स्टेट की तरह उभर के आ रहा था। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हैदराबाद में थी। एंड इतना ही नहीं, इत्तेहाद उल मुसलमीन ये एक इसकी भी जन्म हुई निजाम के दौरान। निजाम इसके इस सिस्टम के तहत कहता था कि आई एम द रॉयल एम्बॉडीमेंट ऑफ द मुस्लिम सोवर्निटी द डेक्कन। ये जो बॉडी थी इत्तेहाद उल मुसलमीन, इसने कहा कि भाई देखो, जो निजाम होगा ना हैदराबाद का, वही जो है वो रॉयल एम्बॉडीमेंट होगा टोटल डेक्कन का। ठीक है, टोटल डेक्कन का ये रॉयल एम्बॉडीमेंट होगा, इत्तेहाद उल मुसलमीन। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट जो 1920 एंड 22 में हुआ था, इट समहाउ इट क्रिएटेड द फर्स्ट स्टीयरिंग इन द हैदराबाद में पहली बार ऐसा हुआ कि जो हैदराबाद के प्रिंस निजाम के अगेंस्ट में जो धीरे धीरे एक लोगों में फीलिंग आनी शुरू हुई, वो इसी दौरान हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट के दौरान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द न्यू अवेकनिंग जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट ने दिया था, that need for they wanted that the need for system of responsible government must be established in the Hyderabad and for elementary civil liberties की भी मांग इन्होंने शुरू कर दी, that were lacking in the state, in the princely state। और वेटी या फिर जो बेगार कहते हैं, वेटी को ही कहते हैं, या फिर जो टैक्सेशन था जो काफी एक्सऑर्बिटेंट था, मतलब बहुत ज्यादा था, एज वेल एज द रिलीजियस एंड कल्चरल जो सेपरेशन था उसको खत्म करना बहुत जरूरी हो गया था। और ये शुरू हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट में, एक नई अवेकनिंग आई थी जो लोगों में ये सारी बातें जगाई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रीजनल एंड कल्चरल अवेकनिंग भी हुई, द लीड बीइंग टेकन बाय द तेलंगाना एरिया। द आंध्र जना संगम वाज एस्टैब्लिश्ड एंड लेटर इसी संगम को बाद में आंध्र महासभा के तौर पे चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये बाद में बन गया आंध्र महासभा। रीजनल एंड कल्चरल अवेकनिंग का मतलब ये है कि अब देखो यहाँ पे तो मैंने बताया था ना कि मराठी स्पीकिंग लोग भी हैं, कन्नड़ा भी हैं और तेलुगु भी हैं। तो तेलुगु वाले जो लोग थे उन्होंने रीजनलिज्म शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा जो कल्चर है उसके लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, एंड एक पॉलिटिकल बॉडी बनाई उन्होंने आंध्र जना संगम के नाम पे, जो कि बाद में आंध्र महासभा बनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महासभा रिफ्रेन्ड फ्रॉम एनी डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी और स्टांस टिल 1940s। तो 1940s तक इन्होंने कोई बड़ा स्टांस नहीं दिया। ये लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, रिफ्रेन करते थे अपने आप को। ठीक है, बट जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट एक्चुअली जो 1930 से 32 में हुआ था, उसमें बहुत सारे लोग जो थे स्टेट के, हैदराबाद स्टेट की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में। इनफैक्ट 1937 में जब जो महाराष्ट्र परिषद और कन्नड़ा परिषद का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और 1938 में एक्टिविस्ट फ्रॉम 3 रीजन्स केम टुगेदर एंड डिसाइडेड टू फाउंड द हैदराबाद स्टेट कांग्रेस। तो देखो, डिस्पाइट कि इसका हैदराबाद स्टेट कांग्रेस नाम है, लेकिन इसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था। इसमें क्या क्या था, तो 2 ये रीजन की जो परिषद थी, महाराष्ट्र परिषद एंड कन्नड़ा परिषद, इनका एस्टेब्लिशमेंट लगभग 1937 में हुआ था। और एक और जो मैंने आपको बताया था, आंध्र महासभा, ये तीनों मिल के आके इन्होंने फॉर्म कर दिया क्या, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस, जिसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं था, हालांकि नाम में कांग्रेस लगा हुआ है। एंड इट वाज नॉट ए ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्पाइट हैविंग द नेम सो। निजाम गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर बैनिंग इट। निजाम जो था वहाँ का हैदराबाद का, जो कि इसका नाम था उस्मान अली खान, उसने बोला कि नहीं, मैं इसको इलीगल घोषित करता हूँ, इसको कोई राइट नहीं है कोई मूवमेंट चलाने का, ये इलीगल है ही नहीं। इसके एवज में जो लोग थे, ये तीनों जो परिषद था या फिर आंध्र महासभा था, इन लोगों में एक अवेकनिंग आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हमें बैन करोगे, हम सत्याग्रह करेंगे। इन्होंने गांधी के जो सत्याग्रह का बेसिस था, उसी के हिसाब से इन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। हाँ, तो इनको लीड किसने किया, तो लीड किया स्वामी रामानंद तीर्थ। ये नाम आपको पता होना चाहिए, स्वामी रामानंद तीर्थ ने इसको लीड किया था, जो सत्याग्रह हुआ था। ये एक मराठी स्पीकिंग नेशनलिस्ट थे, और ये गांधीयन फिलोसफी में, गांधीयन जो लाइफस्टाइल थी गांधी की,
वो उसको फॉलो करते थे। लेकिन ये जो इनकी सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, ये इनकी नेहरू वाली आइडियोलॉजी थी। नेहरू की आइडियोलॉजी लगभग सोशलिज्म या फिर लेफ्टिज्म की आइडियोलॉजी थी। ये आइडियोलॉजिकली तो नेहरू से एफिलिएटेड थे, लेकिन इनका जो रहने सहने का स्टाइल था वो गांधी की तरह था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 सेंटर्स ऑफ सत्याग्रह, 2 सेंटर थे बहुत बड़े बड़े, एक तो हैदराबाद सिटी इटसेल्फ एंड दूसरा औरंगाबाद सिटी। ये दोनों मराठवाड़ा एरिया में पड़ता है। ये औरंगाबाद सिटी मराठवाड़ा एरिया में पड़ता है। तो 2 सेंटर हैदराबाद सिटी और औरंगाबाद सिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी ने इस मूवमेंट को काफी फॉलो किया, इनफैक्ट सपोर्ट भी किया इन्होंने, अब कुछ लिखा भी। ही रोट टू द सर अकबर हैदरी द प्राइम मिनिस्टर एंड बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द सत्याग्रही। उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे हैदराबाद के, हैदराबाद में प्राइम मिनिस्टर भी हुआ करते थे, वो थे अकबर हैदरी। इन्होंने, गांधी जी ने बेसिकली इनको लेटर लिखा कि देखो भाई सत्याग्रह हो रहा है और उनको अच्छे से ट्रीट किया जाना चाहिए, ये नहीं कि उनकी मार पिटाई करो। And for change in the state attitude, it was basically गांधी जी asked सर अकबर हैदरी कि भाई आप जो भी आपका स्टेट का एटीट्यूड है बहुत गड़बड़ है एंड सत्याग्रही को सही से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने लेटर लिखा था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधी दूर नहीं थे, इस मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे। एंड ऑन हिज इंस्टेंस ओनली, मतलब गांधी जी के ही इंस्टेंस पे 2 महीने that after 2 months in December 1938 the सत्याग्रह was withdrawn। सत्याग्रह इन्होंने विड्रॉ करवा दिया। इन्होंने बोला कि देखो सत्याग्रह को विड्रॉ करो ताकि हम लोग बातचीत का एक जरिया ढूंढे और बातचीत से इसको सुलभ कर रहे। तो इन्हीं के, गांधी जी के ही इंस्टेंस पे सत्याग्रह को 2 महीने बाद विड्रॉ कर लिया गया। ठीक है, रीजन क्या था, तो वही मैंने बताया, सत्याग्रह लॉन्च्ड बाय द आर्य समाज एंड द हिंदू सिविल लिबर्टीज यूनियन एट द सेम टाइम। तो गांधी जी ने ये भी देखा कि आर्य समाज का भी मूवमेंट चल रहा था उसी दौरान और हिंदू सिविल लिबर्टीज के भी मूवमेंट चल रहा था। तो ये जो मूवमेंट था आर्य समाज वाला, ये कहीं ना कहीं कॉम्युनल था, मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात आ रही थी। ये हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ इनका मूवमेंट था कि भाई सप्रेस करते हैं ये लोग, और साथ में सिविल लिबर्टी का भी, हिंदू सिविल लिबर्टी का भी मूवमेंट चल रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि देखो ये कभी भी कॉम्युनल रंग ले सकता है ये मूवमेंट, तो इसलिए जरूरी है कि इसको विड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने विड्रॉ करवा दिया था इसको। वंदे मातरम मूवमेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ हैदराबाद में ही, जब स्टूडेंट्स जो थे कॉलेजेस, जो हैदराबाद की कॉलेजेस थी, उनके स्टूडेंट्स को रोक दिया गया था जब वो बेसिकली वंदे मातरम गा रहे थे। वंदे मातरम गाने पे उनको बैन लगा दिया गया था। उसके अगेंस्ट में इन्होंने स्ट्राइक किया, इन स्टूडेंट्स ने, दे स्ट्राइक अगेंस्ट द अथॉरिटीज रिफ्यूजल। उसके बाद इनको एक्सपेल भी किया गया, दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हैदराबाद कॉलेज। उसके बाद दे लेफ्ट द हैदराबाद एंड, मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ी एडिशनल जानकारी कि नागपुर वो लोग चले गए थे। जो भी स्टूडेंट्स को एक्सपेल किया जा रहा था हैदराबाद, तो नागपुर में जाके अपनी पढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी थी। इनफैक्ट उनमें से कई लोग मिलिटेंट कैडर में भी ज्वाइन किया, और यही वंदे मातरम मूवमेंट है जिसने यंग जो कैडर था, यंग कैडर जो कि फ्यूचर में जाके इन्होंने मूवमेंट को लीड किया, इसको तैयार कराया था। ठीक है, यही वंदे मातरम मूवमेंट और ये जो इनके अगेंस्ट में जो एक्शन था, इसी ने एक नए कैडर, जो कि एक मिलिटेंट कैडर था, यंग मिलिटेंट कैडर, वही इसकी जन्म होती है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आंध्रा महासभा वाज पार्टिकुलरली एक्टिव इन दिस फेज। ठीक है, ये ऐसा दौर था जब आंध्रा महासभा काफी फेमस था। अगर 1940 की बात करें तो रवि नारायण रेड्डी एक बहुत बड़ा नाम आता है, जो कि एक मेजर लीडर थे रेडिकल्स के। रेडिकल्स मतलब कि ये जो मिलिटेंट कैडर थे, इनके ये बहुत बड़े लीडर थे। इनका नाम था रवि नारायण रेड्डी। एंड इनके साथ में एक और व्यक्तित्व था जो कि वी येल्ला रेड्डी के नाम पे था। एंड दे बेसिकली दे वर ड्रॉन टुवर्ड्स द कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, एंड दे वर एक्टिव इन द इंटरेस्ट इन प्रॉब्लम्स ऑफ पीजेंट्स। इन्होंने जो पीजेंट्स के मूवमेंट थे, जो प्रॉब्लम थे, उसमें काफी इन्होंने इंटरेस्ट दिखाई। अब जो हैदराबाद की जो इशू थी, जो स्ट्रगल चल रहा था, उसमें पीजेंट को भी जोड़ने का इन्होंने कोशिश किया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ फाइनली अगस्त 1942 में, और फाइनली यहाँ पे कांग्रेस ने बोला कि देखो जो मूवमेंट चल रहा है ना प्रिंसली एस्टेट में, वो हमसे अलग नहीं है। एंड ये बहुत अब जरूरी हो गया कि दोनों मूवमेंट एक साथ चले, अलग अलग नहीं चलना चाहिए। तो जो प्रिंसली इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया में डिफरेंशिएशन को खत्म कर दिया गया अगस्त 1942 में। सो देयर वाज नो डिस्टिंक्शन
and there were also meetings of All India State People's Conference was convened along with the ऑल इंडिया कांग्रेस का जो सेशन था उसके साथ में ही दोनों का सेशन हुआ बॉम्बे में। तो कहीं ना कहीं ये लोग एफिलिएशन शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। एंड जो मूवमेंट था स्टेट में वो था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और इंडियन इंडिपेंडेंस फॉर द इंडिया, ये दोनों के लिए, और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट। तो जो मूवमेंट मैं बता रहा हूँ हैदराबाद का, वो बस और बस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और के लिए नहीं था, ये इसमें दो चीज़ और जुड़ गए, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के लिए भी इन्होंने लड़ाई लड़नी शुरू कर दी, और इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट, मतलब कि स्टेट को एक यूनियन में मिलाने की भी लड़ाई अब शुरू हो चुकी थी। आगे बढ़ेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट ने बेसिकली जो रिस्पॉन्स था वो काफ़ी अच्छा था। हैदराबाद के यूथ, वुमेन, इनफैक्ट एग्जाम्पल के तौर पे सरोजनी नायडू, इनको अरेस्ट किया गया था। बेसिकली गांधी जी को तो पहले अरेस्ट कर लिया गया था, और सरोजनी नायडू अपने वुमेन जत्थे के साथ आगे बढ़ रही थी, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये सब लोग हैदराबाद से थे, और हैदराबाद का एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया कि डिस्पाइट दे वर फ्रॉम द प्रिंसली इंडिया, दे पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड दे बिकेम द सिंबल ऑफ यूनिटी, जहाँ पे प्रिंसली इंडिया के लोग और ब्रिटिश इंडिया के लोगों ने मिल के एक साथ कोलोनिज्म के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है गांधी का जो चरखा चलाना पड़ेगा, गोरों को लंदन जाना पड़ेगा, ये नारा भी दिया गया इसी मूवमेंट के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ये नारा बेसिकली हैदराबाद से ही निकला था, गांधी का चरखा चलाना पड़ेगा, गोरों को लंदन जाना पड़ेगा। जय हिंद, जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट वेयर अपोज टू क्विट इंडिया मूवमेंट। अब ये क्यों अपोज कर रहे थे? एक्चुअली कम्युनिस्ट को लगा कि देखो ये लड़ाई ऐसे हो रही थी कि जो जर्मनी में जो हिटलर द्वितीय विश्व युद्ध में क्या कर रहा था, तो ये फासिज्म अपना फैला रहा था। फासिज्म एक आइडियोलॉजी है अगेन, जो कि बहुत गंदी आइडियोलॉजी थी, और इसमें जो कम्युनिस्ट थे उनको लगा कि हमें तो बिल्कुल ही खत्म करना चाहता है, ये मार्केट बनाना चाहता है, मार्केट इकोनॉमी। ये आइडियोलॉजिकली कम्युनिस्ट को लगा कि ये ठीक नहीं है, फासिज्म ठीक नहीं है, और इसके अगेंस्ट में, जर्मनी के अगेंस्ट में ब्रिटेन लड़ रही थी। तो कम्युनिस्ट ने कहा कि हम लोग ब्रिटेन को सपोर्ट करेंगे ताकि जर्मनी को हराया जा सके, हिटलर को हराया जा सके। तो इन्होंने बोला कि हम लोग क्विट इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बिकॉज क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट में था, और ये तो चाहते थे कि ब्रिटिश को सपोर्ट किया जाए ताकि वो जर्मनी को हरा सके। मतलब वो जो पावर जो था उस समय एक्सिस और ये सब पावर में डिवाइड था ना, तो उनके अगेंस्ट में ये लड़ना चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में नहीं पार्टिसिपेट किया। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट इन्होंने ऐसा भी देखा कि ब्रिटेन मस्ट बी सपोर्टेड इन एंटी फासिस्ट वॉर। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, और इस वजह से ये क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। आगे बढ़ेंगे। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। While most of the nationalists were clamped in jail because of their support to the Quit India movement, the communists remained free to extend and consolidate their base among the people. तो इस दौरान जो क्विट इंडिया मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम जो नेता थे बड़े बड़े या फिर नेशनलिस्ट थे उनको तो जेल के पीछे रख दिया, और कम्युनिस्ट चूंकि सपोर्ट कर रही थी ब्रिटेन को, तो इनको छोड़ दिया गया। तो इनको मौका मिल गया कि भाई ये अपना बेस तैयार करे जनता में, और 1944 में स्प्लिट हो गया। आंध्रा महासभा का सेशन था भोंगीर में, जहां पे प्रो नेशनलिस्ट एज वेल एज लिबरल एलिमेंट वॉकड आउट एंड सेट अप सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कम्युनिस्ट से लोग बाहर निकल गए, तो कम्युनिस्ट का विभाजन भी हो जाता है 1944 में। आगे बढ़ेंगे। ईयर्स ऑफ 1945 एंड 46 में क्या होता है, देयर वाज ग्रोथ ऑफ द पावरफुल पीजेंट स्ट्रगल। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हैदराबाद से ही लेंगे, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, वारंगल डिस्ट्रिक्ट में, खमाम डिस्ट्रिक्ट में, जो लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है। लैंडलॉर्ड्स के गुंडाज थे, उनके अगेंस्ट में काफ़ी पीजेंट्स ने यहाँ पे मूवमेंट किया, स्ट्रगल किया। इनफैक्ट इन्होंने संगम एज द आंध्रा महासभा वाज पॉपुलरली नोन, तो आंध्रा महासभा को संगम कहा जाता था, उन्होंने इसको लीड किया पीजेंट को। ठीक है, and thousands were arrested and they were also beaten and many of them were died and the leaders languished in the jails। तो इनको भी जो किसानों के लीडर थे या फिर किसान थे, उनको भी काफ़ी झेलना पड़ा, कई सारे मारे गए, कई सारे जेल के पीछे भेज दिए गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट।
ऑन जून 1947 द वायसराय माउंटबेटन, अब देखो जून 1947 में कौन था वायसराय, तो माउंटबेटन थे, और इन्होंने अनाउंस किया कि ब्रिटिश बहुत जल्दी छोड़ देगी भारत को। इन्होंने डेट भी बोल दिया कि 15 अगस्त को हम लोग चले जाएंगे भारत से, 15 अगस्त 1947 को। इससे क्या हुआ कि जो निजाम था उसकी टेंशन बढ़ गई कि यार ब्रिटिश तो चली जाएगी तो हम तो इंडिया में मिलेंगे नहीं, इंटीग्रेट तो करेंगे नहीं। तो इसने निजाम ने 12 जून को बोला, ठीक है, देखो इन्होंने 4 जून को माउंटबेटन ने ये घोषणा की और 12 जून को निजाम की खुजली हुई, और इसने कहा कि देखो भाई जब लैप्स होगा ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी का तो मैं एक सोवरेन मोनार्क हो जाऊंगा, मेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होगा और मैं भारत में नहीं मिलूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है भाई, ऐसा कोई लोग छोड़ेगा, कोई भारत तो छोड़ने वाला नहीं था हैदराबाद को, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट था। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस ने अगेन, यहाँ का जब मैं कांग्रेस जो बताया था कि जब 3 लोग मिलके 3 सभा इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको बनाया था हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को, इन्होंने क्या किया 16 से 18 के बीच में मीटिंग ऑर्गेनाइज की एंड फाइनल स्ट्रगल की तैयारी की। इन्होंने कंसल्ट किया नेशनल लीडर्स से भी, जो नेशनल लीडर बेसिकली दिल्ली में बैठे हुए थे और नेशनल जो मूवमेंट था उसको लीड कर रहे थे, उनसे इन्होंने संपर्क साधा और फाइनल स्ट्रगल जो हैदराबाद को आज़ाद कराने में और या फिर कह सकते हैं इंटीग्रेट कराने में भारत में इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद काफ़ी ड्रामेटिक चीज़ें हुई। कमिटी ऑफ एक्शन इन्होंने बनाया, बेसिकली इस कांग्रेस ने कमिटी ऑफ एक्शन बनाया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डीजी बिंदु। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन चांसेस है। इन्होंने ऑफिसेज भी सेट किए, सोलापुर, विजयवाड़ा, गदाग और सेंट्रल ऑफिस एट बॉम्बे। इन्होंने फंड रेज किए, इसमें फंड रेज करने में बहुत बड़ा नाम जयप्रकाश नारायणन का आता है। और 7 अगस्त को इन्होंने जो एक डेट को बेसिकली सेलिब्रेट किया एज ए ज्वाइंट इंडियन यूनियन डे, ठीक है, इंडियन यूनियन डे इन्होंने सेलिब्रेट किया। तो कहानी फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। 13 अगस्त को क्या हुआ 13 अगस्त को, अब देखो 15 अगस्त को तो अनाउंस हो चुका था कि आज़ाद हो जाएगा भारत, ठीक है। 13 अगस्त को अगेन निजाम को खुजली हुई, इसने बेसिकली बोला कि हमारे यहाँ जो ये आज़ादी का सेरेमोनी नहीं बनेगा, हम लोग आज़ाद नहीं, मैं तो यहाँ का निजाम हूँ और हमेशा रहूँगा, और कोई भी नेशनल फ्लैग नहीं फहराएगा, झंडा कोई नहीं फहराएगा। लेकिन बहुत सारे लोग काफ़ी ये चाहते थे कि झंडा फहराया जाए और निजाम नहीं चाहता था। निजाम ने इनफैक्ट जो स्वामी जी थे, स्वामी जी का जो लीड कर रहे थे मूवमेंट को, उनके कलीग्स को अरेस्ट करवा दिया अर्ली आवर्स ऑफ द 15 अगस्त 1947 एंड सून आफ्टर द डाउन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अब भाई लोग मानने वाले नहीं थे, स्पेशली स्टूडेंट्स के अंदर तो खून खौल रहा था उनका। 100 स्टूडेंट्स ने बेसिकली हैदराबाद स्टूडेंट यूनियन ऑफिस में ये लोग रद्द किए, मतलब वहाँ पे पहुँचे, भाग दौड़ मचाई और वहाँ पे झंडा फाइनली सुल्तान बाजार में इन्होंने फहरा दिया। और वुमेन भी बहुत ज़्यादा नंबर में सपोर्ट किया इन्होंने इस फाइनल असॉल्ट को, फाइनल मूवमेंट को, फाइनल स्ट्रगल को जिसको कह सकते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आता है ब्रिज रानी का, ब्रिज रानी एंड यशोदाबेन, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका नाम हालांकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आ जाए, लेकिन आ सकता है, जस्ट आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि हाँ भाई उस समय जब फाइनल असॉल्ट हुआ तो ब्रिज रानी और यशोदाबेन एक लीडर की तरह निकली, ये दोनों महिलाएं, और वुमेन्स को लीड किया लार्ज नंबर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इतिहाद उल मुसलमीन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा बॉडी बन चुका था, ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था जिसने बोला कि निजाम ही डेक्कन का एक्चुअल मालिक है। और इतिहाद उल मुसलमीन ने जो वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स थी उनको बेसिकली बोला कि आप अटैक करो, पीपल जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन पे अटैक करो। और जो पैरामिलिट्री फोर्स थी उनका नाम था रजाकर्स। रजाकर्स को आर्म्स इशू किया गया कि देखो जो पीपल स्ट्रगल है, अगर नहीं माने तो सालों को उड़ाओ, उनको शूट करो, लेकिन कैसे भी करके ये मूवमेंट यही तो खत्म होना चाहिए। तो रजाकर्स ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आतंक टाइप का फैला दिया, ठीक है। नवंबर 29, 1947 को निजाम ने साइन किया एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट। निजाम तो मान गया 29, धीरे धीरे प्रेशर आने लगा निजाम के ऊपर, तो निजाम 29 नवंबर 1947 को मान गया कि ठीक है इंडियन गवर्नमेंट के साथ मैं एक ट्रीटी कर लेता हूँ स्टैंड स्टिल का। मतलब स्टैंड स्टिल मतलब जो जहाँ पे है वही पोजीशन अपना रखे, अब इसको बात करके इसको सॉल्व करेंगे। रजाकर्स लोगों पे अटैक नहीं करेंगे, लोग भी रजाकर्स पे रिटेलिएट नहीं करेंगे। लेकिन रजाकर्स मानने वाले नहीं थे, रिप्रेशन और भी बढ़ा। रजाकर्स ने क्या किया, लोगों पे अटैक करना और तेज कर दिया। पीपल
द सेल्फ, जब रजाकर्स ने अटैक किया तो सेल्फ डिफेंस में लोगों ने भी रजाकर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया. दे प्रोटेक्टेड देमसेल्फ विथ whatever was available. They started fighting with the Rajakars. So they also attacked on the Rajakars camp. ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था ना कि क्या है रजाकर. रजाकर को बेसिकली पैरामिलिट्री फोर्स उस समय रजाकर्स को कहा जाता था, और ये लोग आर्म्स इनको इशू किया गया था. ठीक है, तो इन पे अटैक अब शुरू हो गया, लोगों ने अटैक कर दिया. कम्युनिस्ट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इनको ऑर्गेनाइज करने में, इन लोगों को, ताकि अटैक किया जा सके. एंड स्पेशली बात करें तो नालगोंडा, वारंगल और खमाम डिस्ट्रिक्ट वगैरह में एरिया में वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे कम्युनिस्ट. आगे बढ़ेंगे. पीजेंट्स वेर ऑल्सो ऑर्गेनाइज इनटू दलाम्स. दलाम्स कहा जाता है. ठीक है, दलाम्स में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया अपने आप को. गिवन ट्रेनिंग इन द आर्म्स, इनको आर्म में ट्रेनिंग दी गई. दे वर ऑल्सो मोबिलाइज्ड फॉर द एंटी निजाम स्ट्रगल. तो पीजेंट्स को भी यहाँ पे मिला लिया गया कि भाई निजाम के अगेंस्ट में आ जाओ, अब स्ट्रगल करते हैं, फाइनल असॉल्ट करते हैं. एन एंटी लैंडलॉर्ड स्टांस वाज टेकन बाय द दीज पीजेंट्स. ठीक है, एंड क्रूएल जो लैंडलॉर्ड्स थे उन पे अटैक हुआ. इवन कई उसको तो मार दिया गया, सम वर इवन किल्ड, एंड लैंड वाज रीडिस्ट्रीब्यूटेड एंड कल्टिवेटेड बाय दोज विद स्मॉल होल्डिंग्स और नो लैंड. तो लैंड जो भी पकड़ के बैठे थे जो लैंडलॉर्ड्स, उनसे लैंड छीन के वैसे लोगों को लैंड दे दिया गया जो जिनके पास या तो बिल्कुल लैंड नहीं हो या फिर बहुत कम लैंड हो. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट. Outside the communist stronghold, तेलंगाना एरियाज में it was state congress that main vehicle. मतलब कि देखो, कम्युनिस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड के बाद भी जो कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे लीड करना जरूरी था. कौन लीड कर रहा था? तो उसको स्टेट कांग्रेस लीड कर रही थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. By September 1948, it became clear that all negotiation to make the Nizam exit to the Union had failed. ऐसा लगा कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है. बहुत समय बीत गया था, सितंबर 1948 आ गया था, और ऐसा लग रहा था कि निजाम के साथ कोई भी बात किसी भी कंक्लूसिव लेवल पे नहीं पहुंच रही है. तो फिर फाइनल डिसीजन लिया गया 13 सितंबर 1948 को कि इंडियन आर्मी को बुलाओ और एक्शन होगा. 18 सितंबर को इंडियन आर्मी ने सरेंडर करवा दिया निजाम को, घुटने पे बिठा दिया इनको. ठीक है, एंड द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन यूनियन वाज फाइनली कंप्लीटेड. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट. द केस ऑफ हैदराबाद एंड दैट ऑफ द राजकोट आर गुड एग्जांपल ऑफ हाउ मेथड ऑफ द स्ट्रगल इवॉल्व टू सूट द कंडीशंस इन ब्रिटिश इंडिया, सच एज नॉन वायलेंट मास civil disobedience or satyagraha did not have the same viability or effectiveness in the Indian states. कहने का मतलब ये है कि जो भी मूवमेंट हुआ था, जो कि जो ब्रिटिश इंडिया मूवमेंट चल रहा था, वो अगर आप प्रिंसली इंडिया में लगाओ तो वो सेम नहीं हो सकता है. आउटपुट दोनों के अलग अलग निकलेंगे, बिकॉज इनकी परिस्थितियां अलग अलग थी. ये दोनों एग्जाम्पल से आपको यही समझाने की कोशिश की गई है. तो यहाँ पे ये चैप्टर मैं कंप्लीट करता हूँ. फाइनल हो चुका है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आई होप कि आपको डेफिनेटली पसंद आया तो लाइक मारना, ठीक है, जरूरी है. सब्सक्राइब करना इस चैनल पर, दोस्तों को भी शेयर करो. ये आपको नोट मिल जाएगा, नोट के तौर पे ये जो भी कंटेंट है ना, ये कंटेंट आपको मिल जाएगा. तो ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है. जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने दी है आपको प्यार से बहुत ही इनको सुनना था. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, बैक जाके देखो, उसके बाद नोट मिल जाए तो रिवाइज कर लो. आपका काम 100% हो जाएगा. आपको अब बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है. दैट्स ऑल. मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय.